हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 25 मार्च 2021 और दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल बिल 2021, जिसके यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आने की बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखें, आखिर तक देखें। यहाँ से आपको पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब इस डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है चेतन खंडेलवाल और मेरा शौक है टीचिंग, शेयरिंग नॉलेज और लर्निंग। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट हो जाइए जिसका नाम है कॉम्पिटिटर्स अकेडमी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दोस्तों वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे जो आपकी यूपीएससी या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे मेल भी सेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल बिल में जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उन सबको देखेंगे, इस बिल को बारीकी से देखेंगे। तो इसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग नाफिड बिल जो है 2021 को इन लोकसभा में, ठीक है, टू पेव द वे फॉर सेटिंग अप गवर्नमेंट आउंड डीएफआई टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये गवर्नमेंट आउंड है, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया बैंक है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है इस बैंक में। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों नैफिड बिल लोकसभा में 22 मार्च को लाया गया है और दोस्तों इस बिल में जो कहा गया है वो ये है कि इस बिल के द्वारा जो है नेशनल नैफिड नाम से एक इंस्टीट्यूशन बनेगा जो कि एक प्रिंसिपल डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि डीएफआई क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को अभी हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो अब हम दोस्तों डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे कि ये डीएफआई का क्या मतलब होता है। डीएफआई आर सेट अप फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करेगा फॉर सच सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी वेयर द रिस्क की बात हो रही है, रिस्क इन्वॉल्व आर बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स होते हैं और दूसरे जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उन सब की एक सीमा है किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने की, लेकिन इस बॉडी के द्वारा जो है लॉन्ग टर्म के लिए, ये ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म के लिए ये बॉडी जो है लोन प्रोवाइड करेगी उस तरीके के प्रोजेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट की वर्थ है 500 करोड़ जो दे सकते हैं नॉर्मल फाइनेंशियल बैंक्स जो हैं, नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। लेकिन अगर मान लो प्रोजेक्ट की वर्थ हो जाती है 700 करोड़, तो जो है ऐसे केस में क्या है कि फिर हमको ज़रूरत पड़ती इस तरीके की बॉडी की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अनलाइक बैंक्स डीएफआईज जो है डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पीपल। चूँकि दोस्तों ये बहुत रिस्की रहेगा, इस वजह से लोगों का पैसा जो है इस तरीके के बैंक्स में नहीं लगवाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए लोग डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे इस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि इस तरीके के बैंक में जो नैफिड है उसमें जो है सोर्स ऑफ फंड क्या रहेगा, पैसा कहाँ से आएगा, सोर्स ऑफ फंड की बात हो रही है। तो दोस्तों ये मार्केट से पैसा उठाएंगे डिबेंचर और बॉन्ड्स के जरिए, ठीक है, और गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से पैसा देगी। आगे हम देखेंगे कि इनिशियली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 5000 करोड़ से जो है अभी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसके इंसर्ट कराएगी और उसके बाद में ये बैंक चालू हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी इसकी। इसके अलावा जो है इसमें मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी पैसा लगाया जाएगा। अब ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन का मतलब मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मतलब है वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट टाइप के जो बैंक्स होते हैं, आप जानते हो इंटरनेशनल लेवल के जो बैंक्स हैं वहाँ से पैसा आएगा इसके अलावा इस बॉडी में, ठीक है। एंड आर ऑफन सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट गारंटीज। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो पैसा लगेगा इन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उस पे जो है गवर्नमेंट खुद सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अभी इसको हम और विस्तार में आगे इसके फंक्शंस में और उस सब में देखेंगे, ठीक है, कि इसके जो प्रोविज़न है बिल के की प्रोविजंस में।
तो दोस्तों नेक्स्ट ये बताया गया कि की प्रोविजंस जो हैं बिल के वो क्या हैं, ठीक है। तो की प्रोविजन जो है नैपफिड के जो है इस तरह से है कि नैपफिड विल बी सेट अप एज अ कॉरपोरेट बॉडी। अब कॉरपोरेट बॉडी होने का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में जो है इसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। एंड विद एन ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज, 1 लाख करोड़ का जो है इसकी एक ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी, मतलब इतना बड़ा बैंक होगा ये, ठीक। और फिर इसमें यह है कि शेयर्स ऑफ नैपफिड में बी हेल्ड बाई, ठीक है। हर एक कंपनी, जब ये एक कॉरपोरेट बॉडी होगी, एक कंपनी जो होती है उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं ना, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स होंगे तो इसमें भी शेयर होल्डर्स होंगे। अब कौन कौन हो गए, या तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, दूसरा ये मल्टीलेटरल जो है इंस्टीट्यूशन होंगे, थर्ड नंबर पे सॉवरेन वेल्थ फंड्स होंगे। सॉवरेन वेल्थ फंड्स वो फंड्स होते हैं दोस्तों जो दूसरे विदेशों में जो है अदर गवर्नमेंट्स होती हैं, दूसरी गवर्नमेंट जैसे यूएई हो गया या सऊदी अरबिया हो गया, तो इनके खुद के सॉवरेन वेल्थ फंड होते हैं, वो डायरेक्ट भी इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं दूसरी कंट्रीज में। तो ऐसे लोगों से भी हम जो है पैसा प्रोक्योर करेंगे इस नैपफिड के लिए, ठीक है। ये बात को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन गारंटीड आएगा। पेंशन फंड हो गया दोस्तों, इंश्योरेंस फंड्स भी होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स हो गया, और अदर इंस्टीट्यूशंस प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑन 100% शेयर्स। शुरुआत पैसा कौन लगाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद सारा पैसा लगाएगा और उसके बाद में अपना शेयर जो है धीरे धीरे करके कम करता जाएगा। तो और कम करके कहाँ तक ले आएगा, रिड्यूस्ड अप टू 26%। ये बात को आपको ध्यान से समझ लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट दोस्तों बात यहाँ पे हो रही है नैपफिड के बारे में, उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, क्या फंक्शन होंगे। तो इसके जो है फाइनेंशियल होंगे और डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि इसके क्या फाइनेंशियल और क्या डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट हम देखते हैं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये आपको ध्यान रखना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लैंड करता है और इन्वेस्ट और अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट्स को फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लोकेटेड एंटायरली और पार्टली इन इंडिया। तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं इस नैपफिड के, वो इस तरह से है कि यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरीके के प्रोजेक्ट्स में लैंडिंग की जाएगी, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को जो है अट्रैक्ट भी किया जाएगा। और इसके अलावा जो है अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रेस्क्राइब सेक्टर्स। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है खुद में एक बहुत ही बड़ा सेक्टर होता है, उसके अंडर में काफ़ी सारे आ जाते हैं, जैसे रेलवे आ गया या फिर रियल एस्टेट आ गया या फिर इसके अलावा और भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेक्टर्स आ जाते हैं। तो वो सब सेक्टर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में। और इसके अलावा डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, अब जैसे कि हमने बात की कि इसके दो तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं, फंक्शंस हैं। तो एक तो फाइनेंशियल हो गया, दूसरा हो गया डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव। तो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड करता है फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर बॉन्ड्स, लोन्स और डेरिवेटिव। तो इसका जो काम होगा डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव में वो ये होगा कि बॉन्ड्स और लोन्स और डेरिवेटिव्स के जरिए जो है इस बैंक किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जो है फाइनेंसिंग इकट्ठा करना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ये भी फंक्शन होगा। नेक्स्ट कुछ अदर फंक्शंस की भी बात करते हैं दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। वो ये है कि एक्सटेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बात तो आपको समझ आएगी। और टेकिंग ओवर और रीफाइनेंसिंग सच एग्जिस्टिंग लोन्स, मतलब रीफाइनेंसिंग का भी फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि एक बार ही प्रोजेक्ट हो गया तो उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा होती है। कई 5-5 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं तो उनको छोटे छोटे सेगमेंट्स में जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कभी 500 करोड़ दे दिया, कभी 1000 करोड़ दे दिया, इस तरीके से रीफाइनेंसिंग होती रहती है और अल्टीमेटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो पाता है। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो मतलब पूरा कंसर्न जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर जाकर के टिक रहा है और इसमें देखने को मिल रहा है कि प्राइवेट सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन ये नैपफिड की बॉडी
करेगी, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग एंड फैसिलिटेटिंग फॉरेन पार्टिसिपेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो दोस्तों इसमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ का भी पार्टिसिपेशन हम इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अदर कंट्रीज का भी से जो इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर्स होते हैं उनका भी पार्टिसिपेशन होगा। और फैसिलिटेटिंग नेगोशिएशंस, फैसिलिटेट करना नेगोशिएशन विद वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। अगर मान लो किसी दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने अगर यहाँ पे आकर के नैपफिड के थ्रू जो है अगर फाइनेंसिंग की किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो ऐसे सिनेरियो में जो है उस डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करने का काम करेगा और प्रोवाइड करेगा कंसल्टेंसी सर्विसेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ये बड़ी खास बात है। कंसल्टेंसी सर्विसेज जो होती है एक्चुअली किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की एक डिटेल में रिपोर्ट्स बनती है, वो सब कुछ काम होते हैं, वो सब कंसल्टेंसी सर्विसेज में आता है, तो उसको भी प्रोवाइड करेगा कंसल्टेंसी सर्विस को भी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है सोर्सेज ऑफ फंड्स को, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि कहाँ से इनके पास पैसे का प्रोक्योरमेंट होगा। तो नैपफिड में रेज मनी, ठीक है, फ्रॉम लोन्स और अदरवाइज बोथ इन इंडियन एंड फॉरेन करेंसी। ये बड़ी खास बात है, आपको ये देखना होगा, बोथ इन इंडियन रुपीज़ एंड फॉरेन करेंसीज में। और सिक्योर मनी बाई इशू एंड सेल ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स और डिबेंचर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को लॉन्च करके ये पैसों का प्रोक्योरमेंट कर लेंगे और उस पैसे का यूज़ जो है जो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके डेवलपमेंट में लगाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा नैपफिड में बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस सच एज वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंटल बैंक्स, ठीक है। तो इनसे भी पैसा जो है यहाँ पे इकट्ठा किया जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो बात आती है वो नैपफिड के मैनेजमेंट के बारे में होगी कि इसके मैनेजमेंट में कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, किस तरीके से इसकी बॉडी की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें यह है कि नैपफिड विल गवर्नड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। अब इसमें होगा कौन कौन? मेंबर्स ऑफ द बोर्ड इंक्लूड द चेयरमैन, सबसे मेन तो है चेयरपर्सन, और अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, वहाँ पे पेपर में आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, ऐसा प्रीलिम्स एग्जाम में। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर्स की बात होगी कि मैनेजिंग डायरेक्टर भी होगा इस बॉडी में। और इसके अलावा 3 जो है डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे अमंग अदर्स, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, मतलब एक एक्स्ट्रा से बॉडी बनाई जाएगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगी इन कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए, ठीक है, फॉर पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। आपको ये बात बड़े खास गौर करनी है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरपर्सन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की बात हो रही है कि वो जो है उनकी रिकमेंडेशन एक एक्स्ट्रा बॉडी बना करके दी जाएगी, ठीक है। एक छोटी मोटी बॉडी बना देगी, वो रिकमेंडेशन देगी मैनेजिंग डायरेक्टर और डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये ध्यान रखना कि आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करके चेयरपर्सन को जो है अपॉइंट करेगी, ठीक है। तो ये बड़े खास ध्यान से पढ़ने पड़ते हैं, तभी जाके यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्लियर हो पाते हैं। द बोर्ड विल अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यहाँ पे बात आ रही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनल कमेटी। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें जो बता रखा है कि सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट मिलने वाला है इस बॉडी को। तो दोस्तों सबसे मेन सपोर्ट तो ये है कि शुरुआत में ही जो है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से 5,000 करोड़ रुपए ग्रांट की तरह देगी, एक इंसर्ट कराएगी पैसा। उसके बाद में यह है कि द गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ गारंटी, मतलब गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड करेगी एट अ कंसेशनल रेट ऑफ अप टू 0.1% फॉर बोरोइंग। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट खुद गारंटी का प्रोविज़न कर रही है कि गवर्नमेंट खुद कह रही है कि हम कंसेशनल रेट ऑफ अप टू 0.1% तक के लेवल पे जो है बोरोइंग में गारंटी देंगे, ठीक है। मतलब पैसा अगर डूब भी जाता है
तो उस केस में उन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका प्रॉफिट जो है इंश्योर किया जा सके, इसलिए ये बात कही गई है। तो गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से खुद से एक गारंटी प्रोवाइड कर रही है। अब किन किन को कर रही है? फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सोवरेन वेल्थ फंड्स और अदर फॉरेन फंड्स के लिए ये बात की जा रही है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स थोड़े याद करने पड़ जाते हैं हमको। ठीक है, हम भूल जाते हैं क्योंकि फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कॉस्ट टुवर्ड्स इंसुलेशन फ्रॉम फ्लक्चुएशन इन फॉरेन एक्सचेंज मे बी रीइम्बर्स्ड बाय द गवर्नमेंट इन पार्ट और फुल। एक्चुअली क्या होता है, जब फॉरेन करेंसी का फ्लो होता है ना, तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज में एक फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो उसको जो है इंसुलेट करेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे? रीइम्बर्स करेंगे। मतलब तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट जो है जब बोरोइंग करेगी तो फॉरेन करेंसी का जब फ्लो होगा तो उसकी वजह से जो है वेरिएशन आता है। एक्चुअली जैसे डॉलर है, थोड़ी देर में ही बदल जाता है। ये डॉलर की वैल्यू जो होती है, करेंसी की वैल्यू कंटिन्यूस ट्रेड होती रहती है एक्चुअली। तो इस वजह से जो भी गैप्स आएंगे ना, उसको गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से कंपनसेट करेगी। ठीक है, यही बात इसमें कही गई है अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो। अपॉन रिक्वेस्ट बाई NBFID द गवर्नमेंट में गारंटी द बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और लोन्स इशूड बाई द नैपफिड। ठीक है, तो ये जो नैपफिड के द्वारा बॉन्ड्स, डिबेंचर और लोन्स होंगे जो भी इशू किए जाएंगे, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट खुद से जो है गारंटी दे सकती है। ठीक है, इसके चांसेस। अब दोस्तों आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि ये जो बॉडीज होती है ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये बॉडी बनाने की ज़रूरत दोस्तों इसलिए पड़ती है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे करप्शन के स्कैम हुए थे आज से कुछ साल पहले, जिसमें नाम आया था यस बैंक, DHFL और आप देखोगे तो IL&FS। तो ऐसे जो सिचुएशन है वो इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट्स को जब लोन दिया जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाने की वजह से, वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होने की वजह से उन कंपनियों को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो इस तरीके की सिचुएशन फ्यूचर में ना आए, इसलिए गवर्नमेंट इस तरीके के बैंक को लेकर के आई है। ये जो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट है इसी वजह से आया है, ताकि देश का डेवलपमेंट अपनी जगह पे होता रहे और कहीं कुछ रुके नहीं। अब मान लो कल को ये जो बैंक ये बना रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, कल को ये भी डूब जाता है, तो फिर क्या करेंगे? तो प्रायर सैंक्शन लेने होंगे इन्वेस्टिगेशन के एंड प्रोसिक्यूशन के। मतलब जो इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं ना, उनके ऊपर कोई भी जाकर के जो है केस सीधे ऐसे नहीं ठोक सकता। अब उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नो इन्वेस्टिगेशन कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट एम्प्लॉइज। ये ध्यान रखना है, एम्प्लॉइज के अगेंस्ट कोई ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता ऑफ नैपफिड विदाउट द प्रायर सैंक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द चेयरपर्सन और अदर डायरेक्टर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत होगी, मतलब बिना उससे उसकी अनुमति के, मतलब केंद्र सरकार की अनुमति के बिना जो है चेयरमैन और अदर डायरेक्टर्स के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। ठीक है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मस्ट है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, द मैनेजिंग डायरेक्टर इन केस ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब अगर दूसरे एम्प्लॉयज़ की बात की जाए, क्योंकि ये जैसे एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है ना, तो इसमें छोटे लेवल के PO टाइप के भी जो है एम्प्लॉयज़ होंगे, और ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो है दोस्तों जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसकी परमिशन मिलने के बाद ही उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। इवन दोस्तों ये है कि यहाँ पे कोर्ट्स हैं हमारे देश के, न्यायालय हैं, उनको भी परमिशन लेनी पड़ेगी पहले ही, प्रायर सैंक्शन उनको भी ज़रूरत पड़ेगी सैंक्शंस लेने की फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस इन मैटर्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ ऑफ नैपफिड। ठीक है, नैपफिड के एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई भी आसानी से उंगली नहीं उठा सकता। ये इस बिल में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, और ये बड़े कंफ्यूज करते हैं ऐसे स्टेटमेंट एग्ज़ाम में। ठीक है, अब बात करते हैं कि अदर DFIs का क्या सीन है। तो अदर DFIs का सीन ये है दोस्तों यहाँ पे कि जो हमने इस पूरे इशू में बात की है, ये गवर्नमेंट लेड
डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बट इसके अलावा अगर दूसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी अपनी जगह पे डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोलना है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है, तो उसके लिए जो है इस बिल में बताया गया है कि बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर एनी पर्सन टू सेट अप अ DFI बाई अप्लाइंग टू RBI। ठीक है, तो RBI में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई किसी को प्राइवेट DFI खोलनी है ना, तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या होगा, जब RBI के पास ऐसी कोई एप्लीकेशन जाएगी तो RBI में ग्रांट लाइसेंस फॉर DFI इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के बिना जो है बिल्कुल भी ये अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कंसल्टेशन करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से साथ में RBI को, फिर ही जा कर के कोई प्राइवेट जो है DFI हमको देखने को फ्यूचर में मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, RBI विल ऑल्सो प्रेस्क्राइब रेगुलेशंस फॉर दीज DFIs। तो जितने भी रेगुलेशन होंगे RBI खुद डिज़ाइन करेगी इन सभी DFIs के, जो प्राइवेट DFIs होगी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये डिस्कशन बड़ा काम का था और इसमें बहुत कुछ आपको बहुत क्लैरिफाई तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो आप उसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैंने जितनी भी इससे पहले भी वीडियोज़ बनाई है करंट अफेयर की, उसको होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश की है कि आपका प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसका क्वेश्चन छूटे नहीं और आप उसका अच्छे से आंसर कर सकें। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो को देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आप मुझसे मेरे साथ ज्वाइन होना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो आप मेरे ट्विटर हैंडल, जो ट्विटर अकाउंट एड्रेस है, इस पे जाकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और ये मेल आईडी है जिस पे आप मुझे मेल सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अभी डिस्कशन को एंड करते हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।